अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल महशर की आने वाली एपिसोड कुछ बेहतर होने वाली है। इसे कहते हैं नाजरीन तंग आमद और बजंग आमद। जिस तरह से पारस के सबर ने जवाब दे दिया और उसने मीर अब्दुल रहमान की जिस तरह से बजा कर रख दी, ये तो होना ही था। आखिर कब तक पारस इस आंख मचोली के खेल को बर्दाश्त करती। बिल आखिर खुदा खुदा करके कुफ्र टूटा और अब्दुल रहमान ने सारे का सारा सच पारस को बता दिया। मगर यहाँ पारस को थोड़ा गुस्सा तो दिखाना चाहिए था। इतने आराम और ज़ब्त के साथ उसने मीर अब्दुल रहमान को छोड़ने का फैसला सुना दिया, ये कहकर कि मीर तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ सारे का सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि इस सारे चक्कर में ना मैं कसूरवार हूँ और ना ही आयमा। तुमने अपने एहसास कमतरी और एहसास महरूमी का बदला जिस तरह से लिया है, इससे ना सिर्फ मेरी बल्कि आयमा, मीर अब्दुल्ला और आमना की जिंदगियों को भी तुमने बर्बाद कर दिया है और इस सारी सूरत हाल के कसूरवार तुम हो। अब जनाब आयमा तो अपने बेटे को सारी हकीकत से आशना कर गई है और उसे अब्दुल रहमान के घर छोड़कर सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद अब्दुल रहमान के घर से हवेली वापस चली गई। साथ ही आयमा को इस बात का भी शदीद अफसोस हुआ कि अब्दुल रहमान तुम पारस पर हाथ उठाने की बजाय अगर उसे अपने और मेरे रिश्ते का बता देते तो मेरा मान रह जाता, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। बहरहाल जनाब, अब सारी हकीकत सामने आने के बाद अब जैसे ही सुबह अब्दुल रहमान आयमा के कमरे में जाता है तो वहाँ आयमा नहीं होती। अब्दुल रहमान आयमा का खत पारस को पकड़ा देता है, जिसमें आयमा का दुख साफ नजर आ रहा था और पारस एक औरत होने की हैसियत से आयमा की तकलीफ को समझ सकती है, लेकिन यहाँ कसूर सरासर अब्दुल रहमान का है। लिहाजा अब अब्दुल रहमान आयमा का खत लेकर बैठा होगा। जब मीर अब्दुल्ला उसके पास आएगा और उसे अब्दुल रहमान कहेगा कि मुझे बेटा आपको एक जरूरी बात बतानी है, तब अब्दुल्ला कहेगा कि मैं जानता हूँ वो बात, कि आप मेरे बाबा हैं ना। अब्दुल रहमान चौंक कर अब्दुल्ला को देखेगा और पूछेगा कि आपको किसने ये बात बताई। तब अब्दुल्ला उसे बता देगा कि मुझे मेरी मामा ने ये बात बताई थी कल रात और तभी तो वो मुझे आपके पास छोड़कर गई हैं। अब वो नाना नानी के पास चली गई हैं और मैं उन्हें सितारे में देखूंगा। ये बातें सुनकर अब्दुल रहमान तो बेतहाशा रोएगा और पास खड़ी पारस को भी इस सारी सूरत हाल पर बहुत ही अफसोस हो रहा होगा। अब हो ही क्या सकता है कि पारस को अगर मालूम होता तो वो शायद ऐसा ना करती और शायद बहुत पहले ही वो लंदन वापस चली जाती। यहाँ पारस ने तो बहुत ही ज़ब्त का मुजाहिरा किया, क्योंकि कोई औरत भी अपने घर में किसी दूसरी औरत का वजूद इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसका शौहर उससे कोई छीन ले। यहाँ पारस का पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल दुरुस्त था। अब इसी के साथ अब्दुल रहमान जो कि स्टेशन जाकर आयमा को ढूंढने की नाकाम कोशिश करता है और बोझल कदमों से वापस घर आ जाता है, तब पारस मीर अब्दुल्ला को गोद में बिठाकर बहुत प्यार से उसका सर सहला रही होगी और वो अब्दुल रहमान के पास आकर पूछेगी कि क्या हुआ मीर, तुमने उसे फोन किया, पूछा कि वो कहाँ गई है। तब अब्दुल रहमान कहेगा कि वो चली गई है वापस मेरे अंदर और मेरे दिल की लगी हुई उस आग को बढ़ाकर। पारस में बहुत ही बुरी तरह से जल रहा हूँ, उस आग में जो मुझे अंदर से जलाकर राख कर देगी, और ये आग मैंने खुद अपने हाथों से लगाई है। अब्दुल रहमान को तो अच्छी तरह अंदाजा है कि हवेली के अलावा आयमा ने कहाँ जाना था, वो वहीं गई होगी। और जब आयमा अपनी हवेली वापस पहुंच जाएगी तब फौरन ही मानी आयमा के पास पहुंच जाएगा, जो इस दुनिया में उसका सबसे बड़ा हमदर्द, खैरख्वाह और सबसे अच्छा दोस्त है। आयमा को इस हाल में देखकर मानी तड़प ही जाएगा और उससे इस बात का गिला भी करेगा कि कोई इस तरह से अपने ही घर में चोरों की तरह से आता है। मुझे बता दिया होता मैं तुम्हें लेने आ जाता। और जबकि मानी ने जाते समय कहा भी था आयमा को कि मैं तुम्हारी मुंडेर का वो कबूतर हूँ जो कहीं भी चला जाए तो वापस इसी मुंडेर पर आकर बैठेगा। आयमा, तुम्हें जब कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझे सिर्फ एक कॉल करना, मैं एक कॉल की दूरी पर ही तुमसे हूँ, वरना तो तुम मुझे अपने इर्द गिर्द ही महसूस करोगी। तुम मुझे जब भी कॉल करोगी तो मैं फौरन से हाजिर हो जाऊंगा। मगर यहाँ आयमा मानी को कॉल क्यों करती? वो तो खुद जिंदगी से हारी हुई और सब बीमारी से जंग करती हुई टूटी बिखरी ना जाने किस तकलीफ में
हवेली वापस लौटी। वो मानी को क्या बताती कि उसका तो वहां दम घुट रहा था और एक लम्हा जीना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में मानी को बताना और उसका इंतजार करना, इतना टाइम आयमा के पास नहीं था। वैसे भी उसके पास टाइम है भी नहीं, यही वो कई इक़साद से बता भी रही है। बहरहाल यहाँ अब मानी की बात सुनकर आयमा कहेगी कि देखो मानी, मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं, जैसे किसी भिखारी के कशकोल की तरह, क्योंकि अब जो जिंदगी में सफर मुझे दरपेश है उसमें मुझे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मानी को आयमा के इन अल्फाजों से बहुत ही तकलीफ महसूस होगी और वो भी यही कहेगा कि तुमने वहां जाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब नाजरीन, इसी के साथ फौजिया परवीन के वालिदैन उसे लेकर गिलानी हाउस आएंगे और माफी तलाफी करवा के फौजिया को वापस से मानी के सुपुर्द कर जाएंगे। हो सकता है कि फौजिया को भी अकल आ जाए और अब मानी भी फौजिया परवीन को ठीक ठाक तबीयत से सुनाएगा। इसी के साथ फौरन ही शाम में मानी अपने वालिदैन के साथ आयमा के घर आएगा, जहां अब इन सबको आयमा की बीमारी और उस पर गुजरी हुई सारी सूरत हाल का पता चल जाएगा। इसीलिए आयमा को हौसला देते हुए गिलानी साहब कहेंगे कि जब हर तरफ घुप अंधेरा छा जाए तो एक छोटी सी रोशनी की किरण पूरे अंधेरे को रोशन कर देती है। इस किरण को ढूंढेंगे हम और तुम्हारे इलाज के लिए बड़े से बड़ा डॉक्टर देखेंगे। लेकिन ऐसा मौका आने से पहले ही आयमा जब रात में दवा खाकर सो जाएगी, तभी अचानक उसकी हालत खतरे में पड़ जाएगी और अब आयमा का वक्त बहुत ही करीब दिखाया जाएगा कि वो इस दुनिया से रुखसत होने वाली है। आयमा की मौत का सदमा सबसे ज्यादा मानी को होगा और अब्दुल रहमान की दिली कैफियत और दिमागी हालत को देखते हुए पारस उसे छोड़कर लंदन वापस चली जाएगी, क्योंकि वो अब अपने और मीर के दरमियान आयमा की याद को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि पारस की मोहब्बत शफाफ पानी जैसी थी जिसमें अब्दुल रहमान ने अपनी बेवफाई का जहर उंडेल कर उसकी मोहब्बत को भी खत्म कर दिया। पारस तो चली जाएगी लंदन वापस अहमर के पास और अब्दुल रहमान पछतावों की नजर जहनी मरीज बन जाएगा। मीर अब्दुल्ला को मानी अपने पास ले आएगा। इस तरह से इस ड्रामे का इख्तिताम दिखाया जाएगा। यहाँ पर महशर बर्पा असल में किस पर हुआ? मीर अब्दुल रहमान पर। जो कयामत गुजरेगी वो किसी महशर से कम ना होगी, जिसे अब सारी जिंदगी मर मर के जीना पड़ेगा। तो नाजरीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।